नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी क्षतिपूर्ति। देख लेना, गीता तो पहले ही मनमानी कर हमारी नाक कटा चुकी। अब नीता की बारी है। दोनों लड़कियां हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगी। आखिरी बात कहते कहते मम्मी का गला भराया था। हमेशा की तरह पापा मुंह नीचा किए मम्मी की बात सुनते रहे। जीवन के 22 बरस उन्होंने मम्मी के आक्षेप सुनते ही काटे हैं। विदेश में पापा ने उनके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी, पर मम्मी अपने निर्वासन का रोना ही रोती रही। कभी दोनों बेटियों ने मिलकर मम्मी को समझाना चाहा, तो वह बिसोरना शुरू कर देती। तुम लोग क्या जानो, अकेलापन तो मुझे डसता है। तुम सबकी अपनी अपनी दुनिया है। रह गई मैं अकेली, तो तुम्हें मेरे मरने जीने से क्या। पर मम्मी, ये अकेलापन तो आपका अपना ही ओढ़ा हुआ है ना। यहाँ ढेर सारी आंटी लोग भी तो भारत से आई थी। उन्होंने अपने को कितनी अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया है। आप भी क्यों नहीं उनकी तरह। गीता की बात काट मम्मी नाराज हो उठती। रहने दे, और आंटियों की बात, अगर उनकी तरह किटी पार्टियों में जाकर मजे उड़ाती तो आज तुम दोनों अनाथ की तरह पलती। अच्छा होता उनकी तरह हम भी खुली हवा में सांस तो ले पाते। क्या कमी है उनकी जिंदगी में। शैली, सोनिया, मोनिका सब कितनी खुश रहती हैं। यहाँ हमारे घर में हर समय पटना पुराण ही चलता रहता है। छी बेटी, ऐसी बात नहीं करते। पापा धीमी आवाज में गीता का आक्रोश शांत करना चाहते। तुम रहने दो जी। तुम्हारी ही शय पर ये लड़कियां इतनी उद्दंड हो गई हैं। अगर मेरे यहाँ रहने से सबको तकलीफ होती है तो मुझे पटना भेज दो। वहाँ मेरे भाई भतीजे हैं, सुख से रहूंगी। सिराखों लेंगे सब। भाई भतीजे तुम्हारे गिफ्ट्स के कारण तुम्हें मान देते हैं, वरना। गीता की बात अधूरी रह जाती। क्या कहा? वे लालची हैं, मेरे उपहारों के भूखे हैं। जानती नहीं बड़े भैया का वहाँ कितना बड़ा कारोबार है। तेरे पापा जैसे 10 इंजीनियर उनके पांव तले पड़े रहते हैं। बस करो मम्मी, तुम तो हद कर देती हो। पापा जैसे जीनियस इंजीनियर को मामा पांव तले रखकर तो दिखाएं। छोटी बेटी नीता तमक उठती। इतना सब सुनने के बावजूद भी पापा का निशब्द बाहर चले जाना दोनों बेटियों को खल जाता था। यहाँ का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन क्या भारत में सहज ही पाया जा सकता था। खुद मम्मी बताती हैं, पापा को वहां बस 250 रुपयों की नौकरी मिली थी। मॉरिशस के विकास में सड़कों, घरों आदि के निर्माण के लिए इंजीनियरों की जरूरत थी। पापा को यहाँ न केवल अच्छी नौकरी मिली, बल्कि अपने काम से उन्हें बहुत नाम भी मिला। आज पापा को देश में हर जगह जाना जाता है, पर मम्मी आज 22 वर्षों बाद भी अपनी जगह जमीन से ही जुड़ी रह गई हैं। यह देश उन्हें हमेशा बेगाना लगता है। पापा से झगड़ा करने के लिए मम्मी को रोज कोई बहाना चाहिए। आज ड्राइवर नहीं आया, मैं मार्केट तक नहीं जा पाई। तुम फोन कर देती तो मैं आ जाता। दबे स्वर में कही गई पापा की बात मम्मी को और उत्तेजित कर देती। हाँ हाँ, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही वक्त है। जब मर रही थी तब तो एक दिन घर पर रुके नहीं। अब खरीदारी कराएंगे। इतना ही ख्याल था तो क्यों यहाँ लाकर डाल दिया। न जाने क्या पाप किए थे, जो काले पानी की सजा भुगत रही हूँ। हर बात घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ जाती। कभी उनकी बीमारी में पापा को ऑफिस जाना पड़ गया था। मम्मी उस बात का जब तब हवाला दे पापा को दुखी करती रही हैं। न जाने क्यों वर्षों बाद भी मम्मी अपने को यहाँ अजनबी बनाए हुए हैं। यहाँ पहुंचने पर पापा ने उन्हें कार चलाना सिखाना चाहा था, ताकि वह कहीं भी आ जा सकें। स्कूल में उन्हें आसानी से नौकरी मिल रही थी, पर मम्मी ने तो हर उस काम को न करने की कसम खा रखी थी, जिससे पापा को थोड़ी सी खुशी मिल पाती। कॉलेज में एनसीसी की कैंडिडेट मम्मी ने यहाँ पहुंचते ही अपने को एकदम समेट सिकोड़ लिया था। घर की सबसे छोटी लाडली बेटी मम्मी ससुर गृह की जिम्मेदार बहू नहीं बन सकी। पति और बच्चों के भरे पूरे घर में भी मम्मी अपना पटना का घर ही खोजती रही। इस देश को उन्होंने कभी अपना नहीं माना। कभी तो लगता उन्हें बेटियों से भी वैसा लगाव नहीं रहा, शायद इसलिए कि वे मॉरिशस में जन्मी थी। गीता ने जब घर में राहुल से अपनी शादी की घोषणा की तो मम्मी कई पल अवाक ताकती रह गई थी। अंततः उनके अपने रक्त ने ही उन्हें धोखा दिया। विदेशी युवक से विवाह करेगी उनकी अपनी बेटी। राहुल विदेशी कैसे हुआ मम्मी? उसका ओरिजिन तो भारतीय ही है। उसके परदादा तुम्हारे पटना के ही किसी गांव से यहाँ आए थे, समझी? अपनी बात सपाट शब्दों में रख गीता अपने निर्णय पर अडिग रही थी।
अरे बंधुआ मजदूर थे उसके परदादा, उसे हमारी बराबरी में ला रही है तुम। तुम्हारी बराबरी में नहीं, उन्हें मैं तुमसे बहुत ऊपर रखती हूँ मम्मी। वह विजेता थे, अन्याय का प्रतिकार कर उन्होंने विजय पाई थी। मम्मी बेहोश हो गई थी। पापा मम्मी के मुंह पर पानी के छींटे डाल रहे थे। रहने दीजिए पापा, कुछ देर तो घर में शांति रहेगी, गीता ने क्षुब्ध स्वर में कहा था। छी बेटी, ऐसे नहीं कहते, वह तुम्हारी माँ है। बस इसलिए उन्हें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है पापा। खास तौर पर मेरे पतिगृह के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर उन्होंने कभी कुछ कहा तो मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। ये बात तूने कहाँ से, किससे सीखी गीता? बेटी के वाक्यों ने उन्हें विस्मित कर दिया था। क्यों पापा, आपको ताज्जुब हो रहा है? ये बातें तो हर भारतीय लड़की घुट्टी में पीकर बड़ी होती है ना। पर तूने, मेरा मतलब तुझे ये घुट्टी किसने पिलाई है बेटी? चाह कर भी पापा स्पष्ट शब्दों में अपनी बात नहीं पूछ पा रहे थे। शादी के बाद से अपनी धन संपत्ति का बखान करती मम्मी से सरस्वती के धनी पापा के कितने व्यंग वाक्य सुनने पड़ते थे। पापा को धन का कभी मोह नहीं रहा, पर मम्मी के तानों से तंग आकर ही शायद उन्होंने विदेश में नौकरी का निर्णय लिया था। पापा के इस निर्णय को भी मम्मी ने अपने निर्वासन की सजा कहकर नकार दिया था। अगर इनमें काबिलियत थी तो क्या भारत में अवसरों की कमी थी? यहाँ अनपढ़ मजदूरों के देश में अंधों में राजा बने बैठे हैं। कुछ देर शांत बैठे पापा ने गीता के सिर पर हाथ धर धीमे शब्दों में कहा था। आज अभी तूने जो कुछ कहा उसे मत भुलाना गीता, भगवान तुझे सुखी रखे। गीता की शादी में मम्मी ने बेहद रोना धोना मचाया, पर पापा ने शांत रह उनका हर प्रतिरोध व्यर्थ कर दिया। पूरे विवाह समारोह में मम्मी की नकारात्मक भूमिका को पापा अकेले झेलते गए। विदा के समय गीता पापा के सीने से चिपट बिलख उठी थी। पापा अपना ख्याल रखिएगा, जब जी चाहे हमारे पास चले आइएगा। ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर। तुम परेशान न हो दीदी, पापा को देखने के लिए मैं जो हूँ। नीता की उस बात ने गीता को सहारा दिया या नहीं, पर मम्मी का क्रोध चरम सीमा को छू गया था। हाँ हाँ, मैं तो जीते जी सबके लिए मर गई हूँ ना, जो जिसके जी में आए करो। गीता के चले जाने से घर में और ज्यादा सन्नाटा घिराया था। वक्त बेवक्त गीता को याद करती मम्मी उस घड़ी को कोसती जब उनकी कोख से उस करम जली ने जन्म लिया था। पढ़ने जाने के बहाने स्कूल में रास रचा रही थी कमबख्त। आज नीता के साथ राज को आते देख मम्मी का क्रोध उबल पड़ा था। देख नीता, एक बहन तो हमारे मुंह पर कालिख पोत गई, अब तेरे ये ढंग नहीं चलेंगे, समझी? वाह गीता दीदी, सौभाग्य मेरा कहाँ, दीदी तो राज कर रही हैं। सच, क्या ठाठ है उनके। जीजा जी बेचारे उनका मुंह ही देखते रहते हैं। अगर तूने भी वैसा ही करने की ठानी है तो मैं कह देती हूँ, मैं जहर खा लूंगी। बाद में बैठी रोती रहना। तुम तो मम्मी बात बेबात शोर मचाए रहती हो। अगर राज मेरे साथ यहाँ तक आ गया तो क्या हुआ, आखिर हम दोनों साथ पढ़ते हैं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, गीता को भी तो वह घर छोड़ने ही आता था ना। हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे मौत दे दे। उन्हीं दिनों पापा को माइल्ड हार्ट अटैक पड़ चुका था। मम्मी का रोना झींकना बदस्तूर जारी था। मम्मी के चीखने चिल्लाने से पापा विचलित हो उठते। ठीक है मम्मी, एक स्टैम्प पेपर पर वसीयत किए देती हूँ। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगी, जहाँ जिससे कहोगी उसी से विवाह करूंगी बस। सच, तू मेरे मनपसंद लड़के से विवाह करेगी? मेरी बात मानेगी? हाँ कह जो दिया, पर एक शर्त है। आज से पापा से लड़ाई नहीं करोगी, उन्हें ताने नहीं दोगी, वरना। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, बस अब देखना मैं कैसा सुंदर सजीला दामाद लाती हूँ। उस दिन से मम्मी का मूड ही बदल गया। फोन पर अपने बड़े भैया से नीता के लिए लड़का खोजने की बात मम्मी बार बार दोहराती। हाँ हाँ, 7-8 लाख तक तो हम खर्च करेंगे ही, आखिर अच्छा घर वर मुफ्त में तो नहीं मिलता। मेरी ही शादी में उस वक्त तुमने 4-5 लाख से क्या कम खर्च किए थे भैया। देखो मम्मी, अगर तुमने मेरी शादी के लिए दूल्हा खरीदने की कोशिश की तो मैं शादी नहीं करूंगी। पापा का पैसा मिट्टी में बहाने के लिए नहीं है। अरे वाह, तू हमारे रीति रिवाज क्या जाने, हमें जो करना है करेंगे। बिना दहेज वही लड़की ससुराल जाती है जिसके माँ बाप कंगाल हों। हमें किस बात की कमी है। अंततः मम्मी ने पटना से एक राजकुमार खोज निकाला था। अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर निकला राजेश सचमुच बेहद शालीन और सुंदर था। उसे देख नीता भी न नहीं कह सकी थी। मम्मी ने स्वप्न देखने शुरू कर दिए थे। नीता के पटना रहने से उनका भारत से टूटा संपर्क जुड़ने जा रहा था। राजेश को पटना में क्लिनिक खोलने के लिए मम्मी ने चुपचाप कितनी रकम दी पापा भी नहीं जान सके। बड़े भैया को मारुति कार
और सारे घर को सामान खरीदने की जिम्मेदारी दे दी। मम्मी उत्साह से भर उठी थी। उनका खिला मुंह, हंसी मजाक देख पापा और नीता भी उत्साहित हो उठे थे। सचमुच अपनी जमीन से कट जाना मम्मी की त्रासदी थी। भाई भतीजों के बीच हंसती खिलखिलाती मम्मी सब पर अपना प्यार बरसाती परितृप्त दिखती थी। उनका यह रूप नीता के लिए सर्वथा नया था। मम्मी के मोहल्ले टोले की पोपले मुंह वाली उनकी चाची ताई उन्हें सीने से लगा धार धार रो उठी थी। वहां जाकर हमें एकदम बिसरा दिया बिटिया। उनके कंधे पर सिर धर मम्मी जी भर रोई थी। अपनी पुरानी सखी सहेलियों को पा मम्मी अपने बीते वर्ष फलांग बच्ची बन गई थी। मम्मी ने तो अब हल्के स्वर में पापा से भारत वापसी की बातें भी शुरू कर दी थी। देखो जी, बहुत दिन काले पानी की सजा भुगत ली, अब नीता की शादी निपटा हम अपने घर वापस जाएंगे। हम दोनों को और क्या चाहिए। भारत इतना सुंदर है, इस बार ही नीता जान सकी। मामा चाचा के घर सब बेहद अपनेपन से मिले। नीता की शादी के लिए सब मम्मी पापा की तरह ही उत्साहित थे। परिवार की स्त्रियों ने नीता को 2 दिन पहले पीली साड़ी पहना हल्दी तेल की रस्म शुरू कर दी थी। पूरी रात ढोलक पर गाए जाने वाले गीत नीता के मन को गुदगुदा जाते। गीता दीदी की शादी में वो सब उत्साह कहाँ था। कितनी सोनी थी वह शादी। पापा ने शादी के लिए जब होटल लेने की बात कही तो बड़े मामा नाराज हो उठे थे। ये क्या कह रहे हैं, क्या नीता हमारी बेटी नहीं? इतना बड़ा घर रहते होटल की क्या दरकार है? मामा चाचा ने शादी का पूरा इंतजाम अपने हाथ में ले पापा को चिंता मुक्त कर दिया था। धूमधाम से नीता का विवाह हुआ था। ससुर गृह से कोई मांग न रहने पर भी मम्मी पापा ने दहेज जी खोल कर दिया था। हनीमून के लिए राजेश ने प्रस्ताव रखा था, हम मॉरिशस से क्यों न चलें। वहां के सी बीच देखने की बरसों से तमन्ना थी। हमें नहीं जाना है मॉरिशस, हम वहां नया क्या देखेंगे। तुम्हें भी तो 1000 बार जाना ही होगा हमें लाने पहुंचाने, ठीक कहा ना? नीता ने मचलकर कहा था। आपका हुक्म सिराख हो। चलिए शिमला चलते हैं, पहाड़ तो आपको नए लगेंगे ना। खुशी और उमंग में 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। ससुर गृह में नीता सबकी दुलारी बहुरानी थी। घर के सारे सदस्य उसकी छोटी से छोटी जरूरतों के प्रति सजग थे। एक दिन हल्का बुखार आने पर सब परेशान हो उठे थे। सास उसके पलंग के पास से नहीं हटी थी। माथे पर उनका प्यार भरा हाथ नीता को कितनी शांति दे रहा था। बीमारी में नीता को मॉरिशस याद आया था। वहां सबका जीवन कितना व्यस्त है। रिश्तों में भी औपचारिकता का निर्वाह भर होता है। पुत्र जन्म के समय गीता की हालत बहुत गंभीर हो उठी थी। उस स्थिति में भी गीता की सास बाहर वालों की तरह उसे देखने आने की औपचारिकता भर निभाती रही थी। मम्मी पापा ने ही सब संभाला था। यहाँ तो घर के दास दासियां भी उसे परिवारजनों की तरह स्नेह देते हैं। शादी के बाद मोहल्ले टोले में जहाँ भी गई सबने उसके आंचल में मिठाई फल डाल सुखी रहने के आशीर्वाद दिए थे। कहीं कोई बनावट उसने महसूस नहीं की थी। मम्मी पापा के कई फोन आ चुके थे। नीता के साथ राजेश को मॉरिशस जाना था। मम्मी अपने भारतीय दामाद से सबका परिचय कराने को उत्सुक थी। उन्हें लेने मम्मी पापा दोनों एयरपोर्ट आए हुए थे। नीता का प्रसन्न चेहरा देख दोनों के चेहरों पर आश्वस्ति उभर आई थी। पापा के साथ कार की अगली सीट पर बैठा राजेश मुग्ध दृष्टि से मॉरिशस का सौंदर्य निहार रहा था। 10-15 दिन पार्टियों में घूमने घुमाने में बीत गए। राजेश तो जैसे सागर स्नान का दीवाना हो उठा था। उसे समुद्र से बाहर खींच पाना कठिन होता था। नीता को भी जबरन खींच राजेश खिलखिला उठता था। सुनो, बहुत दिन एंजॉय कर लिया, अब हमें घर लौटना चाहिए। माँ पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नीता को अपना ससुर गृह सचमुच याद आने लगा था। तुम्हें एक सरप्राइज देना है, खुशी से उछल पड़ोगी। राजेश ने पहली बुझाई थी। सरप्राइज? हाँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिला है। अब तुम्हें अपना देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम यहाँ सेटल होने का सोच रहे हो? 100%। तुम ही कहो, अपने देश में मेरा क्या भविष्य है? 3-4 हजार रुपल्ली से शुरू करके पूरी जिंदगी बर्बाद करूं। जानती हूँ यहाँ मुझे 20 हजार का स्टार्ट मिल रहा है, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस की भी परमिशन है। नहीं राजेश, तुम यहाँ ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें तो इस ऑफर से खुशी होनी चाहिए। तुम नहीं जानती वहाँ के दकियानूसी लोगों के बीच तुम्हें एडजस्ट करना कितना कठिन होगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ खुश रह लूंगी। मैं तो ऑलरेडी डिसाइड भी कर चुका हूँ, कल फाइनल एक्सेप्टेंस भी दे दूंगा। तो मेरी बात भी सुन लो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे भारत में ही रहना है। तुमसे शादी की यही शर्त थी राजेश? कमाल करती हूँ। 4 दिन बाद जब वहाँ की असलियत खुलेगी तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं मिलने वाला है।
किसी भी कीमत पर मैं यह चांस नहीं छोड़ सकता। क्या मिलेगा भारत जाकर? वही जो खोकर मम्मी ने पापा को कभी माफ़ नहीं किया। नहीं राजेश, तुम नहीं समझोगे, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। एक सच तुम भी सुन लो नीता। तुमसे शादी करने के लिए मैं तुरंत तैयार हुआ था, क्योंकि मुझे पता था इस देश में मेरा भविष्य है। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी या भारत जाना है। मैं अकेली ही भारत जाऊंगी राजेश, क्योंकि मैं वो सब पा लेना चाहती हूँ जो मम्मी ने यहाँ आकर खोया था। मुझे उनकी क्षतिपूर्ति करनी है राजेश। मुझे वापस जाना ही होगा। राजेश को स्तब्ध खड़ा छोड़ नीता कमरे से बाहर चली गई थी। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी क्षतिपूर्ति।